देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो बुक है, उसमें टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि आपके स्तर के ऊपर जो गवर्नमेंट है, जो आपके सबसे नियरेस्ट गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकेलिटी की गवर्नमेंट है, जो आपके विलेज की गवर्नमेंट है, उस चीज की बात की जा रही है। इस चैप्टर में हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मेनली पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले बैकग्राउंड की कि क्या इतिहास रहा है लोकल गवर्नमेंट्स का इंडिया के अंदर, तो हमने एक बात बहुत क्लियर की है कि लोकल गवर्नमेंट रूरल लेवल पे भी है और अर्बन लेवल के ऊपर भी। रूरल और अर्बन लेवल दोनों पे अलग अलग है। तो अगर हम बात करें रूरल लेवल के ऊपर, तो हमारे पास सभा रही है, बहुत सारी गांव के अंदर एक काउंसिल रही है जो उनके लिए डिसीजंस लेने का काम करती थी। सिटीज के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें मिला हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जब वहां पर एक्सकेवेशन हुई तो हिस्टोरियंस को यह पता चला कि वहां पर सिटी काउंसिल्स होती थी जो कि वहां के डिसीजंस लेती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मायो भी बोलते हैं। लॉर्ड मायो ने एक रेजोल्यूशन दिया। इस रेजोल्यूशन ने क्या काम किया साहब कि अर्बन लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है, अर्बन बॉडी गवर्नमेंट, उसको इन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अर्बन बॉडीज जो थी लोकल लेवल के ऊपर, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं था ओरिजिनली। वो तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तब ये वर्ड्स यहां पर हमारे सामने आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक इंसान जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है इन इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड लॉर्ड रिपन ने 1882 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया। आपकी बुक में भी इसका मेंशन है कि 1882 के अंदर एक, आपने देखा लोकल बोर्ड्स बोले जाते थे, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। इसी रेजोल्यूशन को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहां पर इन्होंने क्या किया कि लोकल बोर्ड्स की स्टैब्लिशमेंट की। लोकल बोर्ड्स, आज आप जिनको लोकल बॉडीज समझ रहे हैं, उस समय पर इन्हें लोकल बोर्ड्स बोला गया, लेकिन ये बहुत लिमिटेड थे। लॉर्ड रिपन ने बात की फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की। लॉर्ड रिपन ने बात की कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज एक वर्ड आता है जब आप पढ़ते हैं फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार, राइट टू वोट। तो जो फ्रेंचाइज है उसको बढ़ाना चाहिए, हमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करनी चाहिए। लोकल बोर्ड्स के अंदर ऑफिशियल्स कम रखें, और कितने ऑफिशियल्स रखें? नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। मान लो अगर 10 लोग हैं तो 3 से ज्यादा ऑफिशियल्स ना हो, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स या सरकार के अधिकारी ना हो, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए लोगों को यहां पर रखा जाए। उसके बाद हम देखें एक बात सामने आती है, एक बनी थी रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन 1907 में आती है, और ये रॉयल कमीशन एग्जामाइन करती है कि यार इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या क्या कमियां रही, फेलियर क्यों रहा ये एक तरीके से। तो उनको पता चलता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, ऑफिशियल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने भी ये कहा कि यहां इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जो कि लॉर्ड रिपन ने सजेस्ट की थी। ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू रहा है कि इंडिया के अंदर इस तरह की चीजें रही हैं सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। महात्मा गांधी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। महात्मा गांधी ने हमेशा विलेज की बात की, हमेशा पंचायतों की बात की। उन्होंने कहा
कि रियली अगर डेवलपमेंट होनी है तो वो विलेज के लेवल से डेवलपमेंट हो, वो गांव से डेवलपमेंट हो। अब हम देखेंगे कि क्या जरूरत है हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इस गवर्नमेंट की, हमारे पास सेंटर में है, स्टेट में है, स्टेट की क्या, लोकल बॉडी गवर्नमेंट की क्या जरूरत है। देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि वाई, क्यों। मैंने आपको बोला था कि आप क्लास 10th का फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़कर के आए लास्ट पार्ट डिसेंट्रलाइजेशन। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे इंडिया में किस तरह से स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल के ऊपर काम करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। सेंटर के बाद जो आता है स्टेट्स, जो कि अपनी कंसर्न्ड स्टेट के लिए कानून बनाती हैं। ये दो ओरिजिनली ये जो हमारे पावर्स जो हैं, इसको यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है, इसको बोला जाता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, और इस मॉडल को बोला जाता है वर्टिकल मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग बोला जाता है व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये लेवल पूरे देश के लिए, ये लेवल स्टेट्स के लिए। लेकिन एक तीसरा लेवल अगर हम बना दें जिसको बोला जाता है लोकल बॉडीज, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हुई, वो पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म। लेकिन जब सेंटर और स्टेट से पावर लेकर के लोकल बॉडीज को दे दी जाए तो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या जरूरत है, उनके आंसर सेम होंगे। देखिए सेंटर और स्टेट में आपने डिवाइड कर दी, लेकिन अगर हम देखें सबसे पहली बात तो इंडिया की बहुत सी स्टेट्स इतनी बड़ी हैं पॉपुलेशन में कि वेस्टर्न कंट्रीज से उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज्यादा है। बताइए आप, यूपी के अंदर इतने लोग हैं जितने रशिया में नहीं है। ऐसे सिचुएशन के अंदर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत कम लोगों। आप एक बात बताइए, आपकी क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं तो आपके टीचर को और आपको आसानी होगी, या आपकी क्लास में 400 बच्चे हैं तब आसानी होगी। आप कहेंगे कि जी 40 में आसानी होगी, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सकेगा, पर्सनल क्वेरीज सोल्व हो पाएंगी, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो वही बात है कि यहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था कि और ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाए, और ज्यादा अथॉरिटीज को स्टेब्लिश किया जाए। तो सबसे पहला मेन रीजन बन गया पॉपुलेशन। दूसरी बात अगर हम करें तो मुझे आप ये बताएं कि आपके गांव में किसी सड़क के ऊपर जो है बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, मान लीजिए वहां पर पोर्ट होल्स हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, आपकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को समझ में आएगी, आपके गांव के लोगों को समझ में आएगी ना। यानी कि लोकल लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने की क्षमता वहां के लोगों की ज्यादा है। भाई मेरे गांव में क्या दिक्कत है मुझे पता है, मेरे पड़ोसी गांव को भी नहीं पता। हम तो सीएम की बात कर रहे हैं या स्टेट के अंदर एमएलए की बात कर रहे हैं, उसको कहां से पता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कि लोकल लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका लोकल सॉल्यूशन हो जाए, लोकल लोगों को इसका ज्यादा पता होता है। तो यहां पर ये एक और बात थी। दूसरा है कि आपके बीच में प्रोक्सिमिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, आप अपने ग्रीवियंसेस के सॉल्यूशन के लिए तुरंत जा सकते हैं। एमएलए के घर पे जाने से ज्यादा आसान है लोकल लेवल के ऊपर अगर कोई बात हो कि आप अपने सरपंच के पास जाएं कि ये काम नहीं हो रहा है ऐसे। तो ऐसे में आपकी जो प्रोक्सिमिटी है, जो क्लोजनेस है, वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ रीजंस थे कि हमें लोकल बॉडी गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई श्योरिटी नहीं है, आने को पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक कारण नहीं, ये आपको याद रखना होगा। यहां हमने देखा कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है हमें, और अब हम देखते हैं कि इंडिया ने कैसे कैसे इसमें काम करना शुरू किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो चीजें होंगी वो चीजें 73rd और 74th अमेंडमेंट की तरफ हमें लेकर के जाएंगी।
वो अपने आप में अमेंडमेंट्स नहीं है, उन रिपोर्ट्स का जिक्र आपकी बुक में नहीं किया गया, लेकिन आपको वो पता होनी चाहिए। देखिए, गांव की जो अहमियत थी, यानी कि लोकल बॉडीज की जो अहमियत थी, वो शुरू से ही हमारे लीडर्स के सामने थी। हमने देखा कि लॉर्ड मायो को देखा, हमने लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन को देखा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी इसका जिक्र किया गया, लोकल बॉडीज को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना करके। 1935 के अंदर भी जब ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, वहां पर भी लोकल बॉडी गवर्नमेंट को एक इम्पेटस मिला। लेकिन उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी असेंबली के अंदर भी बातचीत हुई कि आप ज्यादा इसको वो दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उस समय हम थर्ड टियर को नहीं जोड़ पाए। देखिए, पार्टीशन की जब भी बात की जाती है, जब भी पार्टीशन की बात होती है, तो पार्टीशन से हमें और कुछ देखने को मिले ना मिले, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो उसका इंप्लीमेंट जो एक इम्पैक्ट था, वो था यूनिटरी बायस। एक डर होने लग गया हमारे लीडर्स के बीच में कि आज यदि हमारा यूनियन स्ट्रांग नहीं हुआ तो कल को और ज्यादा दिक्कतें सामने आएंगी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और ज्यादा विभाजन हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक यूनिटरी इंक्लिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिला। फेडरलिज्म में आप इसको पढ़ेंगे, काजी फेडरलिज्म, अ फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। की यूनिटरी बायस है, हम झुके हुए हैं सेंटर की तरफ ज्यादा। तो उस समय ये दिक्कतें थी। दूसरा एक रीजन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कि आप कास्ट जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, कास्ट की प्रेवलेंस उस समय बहुत ज्यादा थी, जातीय विभाजन जो थे वो बहुत ज्यादा थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट थी ये फेल हो जाती, क्योंकि लोअर कास्ट को इसके अंदर आने ही नहीं दिया जाता। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए यहां तक पहुंचने में। देखिए, सबसे पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 क्या कहता है कि कुछ ऐसे इश्यूज जैसे कि एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ऐसे कुछ स्मॉल इश्यूज के ऊपर ये चाहते हैं कि लोग, वहां के आम जनता ही ज्यादा पार्टिसिपेट करे। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। उसके बाद सरकार ने और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इस चीज को, और जनवरी 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता के अंडर एक कमिटी स्टेब्लिश की कि आप देखें कि हम कैसे लोकल बॉडी गवर्नमेंट को बढ़ावा दें। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी, और जनवरी 1958 में इन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट किया गया। इन रिपोर्ट्स में क्या दिया गया, उन्होंने सबसे पहले 3 टियर सिस्टम की बात की। अब बातें बहुत सी हुई इन कमेटीज में, बहुत सारी रिकमेंडेशन आती है कमेटी की, हमें तो वो देखने हैं जो हमारे काम की। हम जो 3 टियर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, पंचायत, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद जिला परिषद, वो किस कमेटी ने दिया? बलवंत राय मेहता कमेटी ने उसको सबसे पहले सजेस्ट किया। 3 टियर सिस्टम के ऊपर उन्होंने क्या कहा, इस 3 टियर सिस्टम, और इसको एक्सप्लेन किया कि जी ऐसे होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक स्टार पॉइंट बना करके देखें कि डीएम को इन्होंने क्या बना दिया, जिला परिषद का हेड बना दिया। जिला परिषद का हेड जिला पार्षद होता है, लेकिन इन्होंने डीसी को, यानी कि डिप्टी कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्होंने हेड के रूप में कहा। ये बातें रही जी। अशोक मेहता कमेटी दिसंबर 1977 के अंदर बनाई गई, और जनता पार्टी की सरकार थी। इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया साहब, अगस्त 1978 के आसपास इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी, लेकिन क्योंकि 1980 में हम जानते हैं गवर्नमेंट गिर गई, कांग्रेस फिर से पावर में आ गई, तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट्स को हालांकि तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग। कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो संविधान में लिख दीजिए। भाई, आपको क्या था कि 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 7th शेड्यूल है, उसके अंदर लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स हैं, और ये 7th शेड्यूल के अंदर लोकल बॉडी गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में डाल दिया। अब आपको पता है कि इंडियन फेडरलिज्म में 4 तरह की चीजें हैं। यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर केवल केंद्र कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट्स कानून बनाएंगी सिर्फ। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों बना सकती हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट यूनियन की बात मानी जाएगी। रेसिड्यूरी पावर्स, यानी कि ऐसे टॉपिक जो इन तीनों में नहीं, वो केंद्र के पास है। 7th शेड्यूल के अंदर लोकल बॉडी गवर्नमेंट को डाल दिया किसके पास, स्टेट्स के पास, कि स्टेट इनके डेवलपमेंट के लिए, स्टेट शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स।
ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात लिखी कि स्टेट नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा। अब डीपीएसपी की एक बात आपको पता है, दे आर नॉट जस्टिफिएबल, दे आर नॉट इनफोर्सिबल। मानो तो मानो, जैसे आपके लिए लिखा होता है स्मोकिंग किल्स बट यू से कि हमें तो मरना है, तो आपके लिए एक सुझाव है कि आप धूम्रपान ना करें, अगर आप करते हैं तो आप करें। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट्स ने पावर डिसॉल्व करने से मना कर दी, डिवॉल्व करने से मना कर दी। और तो यहां पर इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो। दूसरी मेन बात इन्होंने कही टू टीयर सिस्टम। टू टीयर सिस्टम केवल बलवंत राय मेहता ने कहा, सॉरी अशोक मेहता कमेटी ने कहा, लास्ट का जो था ग्राम पंचायत उनको इन्होंने हटा दिया। हमारी जीवीके राव कमेटी, ये प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी 1985 के अंदर। इन्होंने एक बात कही, एक ही बात इनकी इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी कि डेवलपमेंट कमिश्नर क्या करेगा, आपकी लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स को मॉनिटर करेगा। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 के अंदर बनी, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट नाम से इनको एक काम सौंपा गया। इस काम को करने के लिए एलएम सिंघवी साहब को जिम्मेदारी दी गई कि बताइए क्या करें। तो इन्होंने भी वही बात की जी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। दूसरी बात इन्होंने कही कि ग्राम सभा, ग्राम सभा को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। ग्राम सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल लेवल के ऊपर आप बात कर रहे हो कि जी हमें लोगों को लाना है, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में तो सबका मिलकर के साथ आना जरूरी है। तो गांव के लेवल के ऊपर 5-7 लोगों की काउंसिल यानी कि पंचायत बनाने की बजाय सब लोगों को आने दो डिसीजन लेने के लिए, ये बात इन्होंने कही। थंगन कमेटी, थंगन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में मेंशन भी केवल थंगन कमेटी का है। थंगन कमेटी 1988 के अंदर बनी और ये कमेटी नहीं थी, एक सब कमेटी थी। सब कमेटी थी ये, पार्लियामेंट की एक कमेटी की सब कमेटी थी। पीके थंगन इसके हेड थे। पीके थंगन साहब ने क्या क्या रिकमेंडेशंस इस कमेटी के माध्यम से दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर ले, पहले क्या आपने नोट की ना की, लेकिन ये जरूरी है। पीके थंगन कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, 3 टीयर सिस्टम की बात की, वो अलग चीज है। इन्होंने टेन्योर की बात की, फिक्स्ड टेन्योर हो जी, 5 साल का फिक्स्ड टेन्योर हो। रिजर्वेशन हो एससी, एसटी, वुमेन और ओबीसी के लिए, अगर जनता चाहे, सॉरी गवर्नमेंट चाहे वहां पर, तो रिजर्वेशन की बात की, टेन्योर की बात की। और इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही इन्होंने वहां पर क्या किया, यहां आप देखें तो बलवंत राय मेहता ने डीएम को जिला परिषद का हेड बना दिया। इन्होंने उस चीज को हटा करके क्या किया कि डीएम जो है वो सीईओ रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, हेड तो जनता के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। गदगिल कमेटी ने भी इन्हीं सब चीजों को ऊपर रखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए और 5 साल का टेन्योर, लेकिन इलेक्शन के लिए इन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी की बात हो। अब इन सब बातों के अलावा रिपोर्ट्स, कमिटीज, ये सब बनती रहती है, स्टेप क्या उठाए गवर्नमेंट ने। 1989 के अंदर जुलाई में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में गिर गया, ठीक है। 1989 के अंदर इलेक्शन हुए और क्लास 12th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होंगे ये वाले आपके लिए, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह। वीपी सिंह ने जून 1990 में सभी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग ली और बातचीत करके, क्योंकि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बात, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है आप उसमें बदलाव करने वाले हैं, आप एक तीसरा टीयर जोड़ने वाले हैं, यानी कि यू आर मेकिंग अ चेंज इन फेडरल स्ट्रक्चर। जब आप फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं दैट मींस कि आप अब केवल और केवल पार्लियामेंट नहीं बल्कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी आपको चाहिए। थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 इसके लिए आपको बता रहा है कि थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट आपको यूज करनी है। स्टेट्स मोर देन हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन और 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए। वीपी सिंह ने मीटिंग ली, लेकिन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, वहां कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई जिनके कारण गवर्नमेंट गिर गई, जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बातचीत अधूरी रह गई। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने 1991 में और वो बहुत फर्म थे कि हाँ जी करना है। उन्होंने 1991 में बिल इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा ने
22 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास हो गया, 23 को राज्यसभा में पास हो गया। 17 स्टेट्स ने हामी भर दी कि हाँ जी ले जाइए। 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और 24 अप्रैल 1993 से दोनों अमेंडमेंट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो गए। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उनके क्या इंपैक्ट पड़े, क्या प्रोविजन थे, क्या लिमिटेशंस उनकी